Welcome to Basic Mining by Sharat Sapkal. Friends, this is lecture number 73, Environmental Management of Tailing Pond, etc. हम यहाँ पर एयर वाटर का मैनेजमेंट भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन, खदान या कोई भी इंडस्ट्री एयर पोल्यूशन ये इनवेरिएबली करता ही है। और एयर जो पॉल्यूट होती है उसके सोर्स होते हैं माइंस से आने वाला डस्ट या गैसेस। ये ब्लास्टिंग से, ड्रिलिंग से, लोडिंग से, ट्रांसपोर्ट से मेनली, और जो एग्जॉस्ट गैसेस है आपके डीजल इक्विपमेंट के, उसके थ्रू एयर पोल्यूशन या एयर पॉल्यूटेंट्स आते हैं और हवा के माध्यम से सारे वातावरण में फैलकर एरिया के हवा को दूषित करते हैं। इसमें मोबाइल सोर्सेस है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है, ट्रक्स है, ट्रांसपोर्ट के दूसरे जरिए है, डंपर्स वगैरह, और कुछ स्टेशनरी सोर्सेस है, लोडिंग मशीन्स जो है, एक्सकावेटर्स जो है, डोजर्स है, ये करीब करीब स्टेशनरी कहलाएंगे। ब्लास्टिंग साइट्स, बेनिफिशिएशन साइट, पावर जनरेशन की कोई प्लांट हो तो, क्रशिंग, ग्राइंडिंग ऑपरेशंस, ये भी डस्ट जनरेट करने में योगदान देते हैं। जो डस्ट या एयरबॉर्न पार्टिकल्स है, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट से निकलने वाले, इसको फैलाने के लिए हवाएं ही ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। और ये निकलते हैं टेलिंग डैम जो होता है वहां पर भी, जो सूखा सरफेस रहेगा वहां से निकलते हैं, वेस्ट डंप से भी निकलते हैं, जहां पर स्टैक्स है मिनरल का वहां से भी एयर इन डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ कैरी करके दूर तक ले जाती है। 5 माइक्रोन से छोटी साइज के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत मुश्किल से सेटल होते हैं। ये जनरली हवा में ही तैरते रहते हैं, और अगर ये डस्ट सिलिसियस हो तो ये इंसान के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। सिलिकोसिस नाम की बीमारी इससे हो सकती है। उसी प्रकार अगर प्लांट से या कहीं से, पर्टिकुलरली टेलिंग डैम से, अगर हेवी मेटल या टॉक्सिक मटेरियल डस्ट के रूप में निकल रहा है, जिसके अंदर लेड, जिंक, मर्क्यूरी, कॉपर, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, ऐसी चीजें हैं जो पॉइजनस या टॉक्सिक मानी जाती है, तो ये प्लांट्स के लिए भी नुकसान करती है। उनकी क्लोरोफिल की जो प्रोसेस होती है या फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको ये इंपेयर करती है, उसको ये नुकसान पहुंचाती है। ये कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हम सारी मशीनों का रेगुलर मेंटेनेंस करें, उसकी अपकीपिंग रखें, और जितने भी डस्ट के सोर्सेस है वहां पर वाटर स्प्रिंकलिंग करें। कई बार खदानों में आपने देखा भी होगा कि एक ट्रक होता है जिसके पीछे वाटर स्प्रिंकलर लगा होता है, या कई बार स्टेशनरी स्प्रिंकलर्स होते हैं जो हवा में स्प्रिंकलिंग करते हैं। जैसे खेतों में हमने देखा कि स्प्रिंकलिंग होती है पानी की, वैसे प्रकार से उसको लगातार पानी से जो सरफेस है उसको गीला रखा जाता है ताकि एयर में, हवा में वो डस्ट ना चली जाए। फिर थिक एवेन्यू प्लांटेशन अगर हम करते हैं या ग्रीन बेल्ट लगाते हैं माइन के बाउंड्री में, काफी घनी और चौड़ी, तो भी एनवायरनमेंट के अंदर या एम्बिएंट एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट का प्रोपेगेशन कम हो जाता है, क्योंकि जो पत्तियां होती है पेड़ों की उनके ऊपर डस्ट अरेस्ट हो जाती है। फिर कुछ गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल सकती है एग्जॉस्ट से, SO2 गैस निकल सकती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है वैसी गैसेस निकल सकती है, ब्लास्टिंग से कुछ गैसेस निकल सकती है। तो इसके लिए आपको मशीनों के साथ एग्जॉस्ट कंडीशनर लगाना चाहिए, मशीनों की बहुत अच्छी अपकीपिंग करनी चाहिए, पीरियोडिकल उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। जहां तक हो सके ऐसी बारूद इस्तेमाल होनी चाहिए जो नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड ना हो। और आजकल जो एनफो किस्म की बारूद आती है, ये वाली जो बारूद है ये फिर भी काफी सेफ है। और यहाँ तक कि ये बारूद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो चूंकि इसमें नाइट्रोजन होता है तो ये सॉइल के अंदर एक फर्टिलिटी पैदा करने का भी काम करता है। अब वाटर पॉल्यूशन हम देखें तो वाटर पॉल्यूशन वो पानी
करता है, जो भी पानी माइन साइट को छोड़ के जाता है, चाहे वो आपने पिट के अंदर सम्प से पानी को ऊपर भेजा हो पंप करके और फिर वो सिस्टम में मिल रहा हो, चाहे डंप के ऊपर जो बारिश हो रही है या डंप के ऊपर से जो पानी बह के आ रहा है वो मेन नदियों में, नालों में या नीचे के एरिया में जाकर के उसको कंटेमिनेट कर रहा हो। ऐसी 2-3 चीजें हो सकती है जहां से भी पानी खदान को छोड़ के बाहर निकल रहा है सिस्टम के अंदर, तो वो पानी एक पोटेंशियल थ्रेट होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉल्यूशन जरूर मौजूद होता है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, यानी वो जो घुल नहीं सकते इसके अंदर, तो उसकी एक टर्बिडिटी या उसमें धुंधलापन जो है पानी के अंदर वो इसकी वजह से होता है। और ये जो पार्टिकल्स है ये फ्लोट करते रहते हैं पानी के साथ साथ, ये जाकर के एडजेसेंट जो वाटर कोर्सेस है उसके अंदर जाकर के बैठ जाएंगे, और जो डंप के अंदर से जो वॉश ऑफ निकल रहा है, डंप के ऊपर से पानी बह के नीचे जा रहा है, या टेलिंग के डिस्पोजल एरिया से अगर कोई पानी बह के जा रहा है, तो इससे टर्बिडिटी होती है, यानी धुंधलापन होता है बाहर के पानी के अंदर अगर ये मिलता है तो। उसके बाद सिल्टिंग ऑफ रिवर्स, ये बड़ी भारी समस्या है, सिल्टिंग ऑफ रिवर्स, लेक्स या दूसरे कैनल्स जो होती है इरिगेशन के, इसके अंदर ये जाकर के जमते जाता है नीचे और उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होते जाती है, फिर उसकी डिसल्टिंग करनी होती है। कई बार इसके टर्बिडिटी की वजह से जो रोशनी नीचे पहुंचनी चाहिए वो रोशनी नहीं पहुंचती है पानी के अंदर, और वहां जो मछलियां या दूसरी जो प्राणी है, एक्वेटिक एनिमल्स है, उनके सिस्टम में एक प्रकार की बाधा और खराबी पैदा करते हैं, उनके फूड चेन को भी अफेक्ट करती है। फिर वाटर रेजिम जो है, यानी वहां पे जो भी पानी की संरचना है, जो भी नदी नालों का एक नेटवर्क उस एरिया के अंदर है, उसके ऊपर बहुत बड़ा परिणाम खदानों की एक्टिविटीज का होता है। पहली बात तो यह है कि जो सरफेस वाटर कोर्सेस है, जो भी सरफेस के ऊपर नदी नाले हैं, वो डाइवर्ट किए जाते हैं। हम लोग डाइवर्ट करते हैं ताकि उसका पानी हमारे पिट के अंदर नहीं घुस जाए, तो उसकी वजह से वो एरिया का वाटर रेजिम आल्टर हो जाता है। और इसकी वजह से जो डाउनस्ट्रीम के जो लोग हैं, जो नीचे रहने वाले लोग हैं नीचे के लेवल में, उनकी वाटर यूटिलिटी के ऊपर असर होता है, उनको पानी कम मिलने की संभावना होती है। जो एक्विफर के रेट ऑफ रिचार्ज है, जिस रफ्तार से अंडरग्राउंड का पानी रिचार्ज होता है, वो हमारी माइनिंग एक्टिविटी की वजह से अफेक्ट होता है। पंपिंग अगर बहुत ज्यादा होती है खदान से, तो अगल बगल के जो एरियाज है वहां की वाटर लेवल रिसीड हो जाती है, कम हो जाती है, उनके ट्यूब वेल्स या डग वेल्स ये ड्राई हो सकते हैं। तो होना ये चाहिए कि 100 मीटर क्यूब पर डे से ज्यादा अगर पंपिंग हो रही है तो वहां हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी जरूर होनी चाहिए। उसी प्रकार ये टोपोग्राफी चेंज बिल्कुल खदानों में होती ही है, क्योंकि हम एक तरफ गड्ढा बना रहे हैं और दूसरी तरफ वेस्ट डंप कर रहे हैं, तो ये जो अल्टरेशन इन टोपोग्राफी है उसकी वजह से भी ग्राउंड वाटर एज वेल एज सरफेस वाटर, इनके बिहेवियर में फर्क आता है। सरफेस वाटर की क्वालिटी अफेक्ट होती है, वो होती है इसलिए कि अगर डिजॉल्व सॉलिड्स है, पानी के अंदर कुछ घुले हुए द्रव्य है, तो विद द चेंज इन कंडीशन ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और अगर उसमें हेवी मेटल है, कुछ मिल रिएजेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी बेस मेटल की जो माइंस होती है उनके अंदर जो रिएजेंट्स इस्तेमाल होते हैं बेनिफिशिएशन प्लांट के अंदर, उनमें साइनाइड जैसी जहरीली चीजें भी कई जगह पर इस्तेमाल होती है, और वो अमूमन टॉक्सिक होती ही है। और ये अगर फूड चेन में घुस जाए या वेजिटेशन के अंदर चले जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये कोशिश की जाती है कि जो भी पानी माइन से या आपके डंप से निकले तो वो एक रिटेनिंग वॉल उसको रोके, उसके अंदर पानी को रिसने की व्यवस्था हो, और फिर वो पानी जाए किसी ऐसे प्रकार के गार्लैंड ड्रेन के अंदर। उस ड्रेन के अंदर ऐसे कुछ सेटलिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं। सेटलिंग पॉइंट इसलिए कि पानी की रफ्तार वहां थोड़ी धीमी हो जाए, उसमें बैफलिंग अरेंजमेंट होती है ताकि पानी ऐसा घूम के जाए और पानी की गति को थोड़ा अवरोध मिले,
ताकि जो पानी है उसको, उसके अंदर के जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है या उसके अंदर जो भी डिजॉल्व सॉलिड्स है उनको सेटल होने की थोड़ी सी व्यवस्था हो, थोड़ी गुंजाइश रहे, और अच्छा पानी उसके ऊपर का डिकेंटेड वाटर निकल जाए। कई बार जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है वो इस सेटलिंग पॉन्ड में तो नहीं सेटल होते हैं, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट कई बार की जाती है। ग्राउंड वाटर की क्वालिटी जो है वो भी अफेक्ट होती है। अगर परकोलेट हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है पॉल्यूशन का, नीचे पोरस बेस है, तो उसके अंदर टेलिंग डैम का जाने वाला पाइल्स, स्टॉक पाइल्स का जाने वाला पानी, टेलिंग डैम का जाने वाला पानी या डंप्स के ऊपर से गुजर के जाने वाला पानी जो है वो उसको एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। जो केमिकल्स होते हैं वो सरफेस रन ऑफ के साथ साथ अंडरग्राउंड में सीपेज करके भी उसको बर्बाद करते हैं। अब इसको मैनेज कैसे किया जाए, तो कुछ तो हमको जहां पर से ये दिक्कत शुरू हो रही है वहीं पर व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सॉइल इरोजन को हम जितना अच्छे से रोक सके उतना अच्छा है, ताकि सॉइल पर्टिकुलरली वेस्ट डंप में से निकल करके सिस्टम में नहीं चली जाए। तो सॉइल इरोजन को रोकना, उसके लिए जो जो व्यवस्था कर सकते हैं, चाहे हम चेक डैम बना ले, चाहे डंप के फेसेस के ऊपर कुछ स्टेशंस बना ले, ताकि पानी उसी के अंदर जमा रहे, उसी के अंदर घुस जाए। सेडिमेंटेशन बहुत जरूरी है। सेडिमेंटेशन जो मैंने पहले बताया कि ये जो सेडिमेंटेशन या सेटलिंग टैंक्स होते हैं उसके अंदर जितना भी सस्पेंडेड सॉलिड है उसको नीचे बैठने के लिए मौका मिल जाए। वहीं सिल्टेशन जो भी हो रहा है उसको डिसिल्टिंग करना चाहिए। वाटर की ट्रीटमेंट अगर जरूरत है तो वाटर की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। वाटर कोर्सेस को डाइवर्ट करना है तो वाटर कोर्सेस को भी डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है और वो करना पड़ेगा। हमें ये भी देखना है कि इसमें कुछ लीचिंग इफेक्ट है क्या। लीचिंग इफेक्ट से तात्पर्य है कि ऐसा कोई पदार्थ वहां तैयार हो रहा है जो अपने साथ घोल के कुछ मिनरल को जमीन के अंदर पर्टिकुलरली तो नहीं ले जा रहा है, उसको लीचेट्स कहते हैं, जो जिसके अंदर ये घोल बन जाता है, और वो जाकर के अगर हेवी मेटल जैसी चीजें हो तो बहुत नुकसान कर सकती है ग्राउंड वाटर को। हमें ड्रेनेज को कंट्रोल करना है, क्योंकि जितना भी इरोशन हो रहा है या लीकेज हो रहा है कंटेमिनेटेड वाटर का, तो ड्रेनेज को ढंग से कंट्रोल करके, ताकि जो ड्रेन्स है, जो भी पानी ले जाने वाले चैनल्स है, वो बिल्कुल मजबूत हो और सही हो, ताकि उनका कोलैप्स ना हो। अगर ड्रेनेज के अंदर, कोई ड्रेन्स के अंदर अगर आप वहां नालियां जैसे कुछ बना रहे हो, डंप के ऊपर भी ऐसी चैनल्स बनाई जाती है, तो उसको रॉक लाइंड कर देना चाहिए, यानी उसमें पत्थर लगा देनी चाहिए, ताकि पानी बहे भी तो वो पत्थर रहने की वजह से वो मिट्टी को अपने साथ नहीं लेके जाएगा। तो उसके अगर किनारे इरोड होने की संभावना है तो वहां पर आपको इस प्रकार से रॉक लाइनिंग करनी चाहिए। अगर एरिड रीजन है, यानी कि पानी जहां ज्यादा नहीं बरसता है, तो इस ढंग से डंप को डिजाइन करना चाहिए कि जब भी बारिश हो तो बारिश का पानी उसमें रिटेन हो जाए। तो कई बार जो बम्स होते हैं या जो टेरेसेस होते हैं उसको रिपिंग कर दी जाती है, यानी उसके अंदर ऐसे खांचे बनाए जाते हैं कि पानी नीचे न बहने की बजाय वहां रुके और नीचे डंप के अंदर समा जाए। तो ये व्यवस्थाएं की जाती है रेनफॉल को अरेस्ट करने के लिए। स्लोप को जितना हो सकता है उसकी लेंथ कम कर दी जाए, या ज्यादा लंबे स्लोप ना रहे, नहीं तो क्या होता है कि जो पानी बहेगा वो विद दी लेंथ वेलोसिटी गैदर करेगा और अपने साथ इरोजन को और ज्यादा एक्सिलरेट कर देगा। ये देखिए, ये एक टो वॉल है, यानी एक डंप के नीचे एक वॉल बनाई है। कई बार ये थोड़ी मजबूत नजर आ रही है और इसके अंदर एक सीपेज होल सी वाले दिए हुए। कई बार बिना ऐसी भी बनाई जाती है, सिर्फ स्टोन्स को एक दूसरे के ऊपर रख करके बनाई जाती है, उसमें से भी वाटर नीचे आ जाता है। लेकिन ये वॉल इसलिए ज्यादा अच्छी है कि ये इट कैन सस्टेन द प्रेशर ऑल्सो। इन केस ऊपर से कोई पत्थर आता है तो ये उसको रोक सकने में सक्षम है। और ये वी फोर्स इसके अंदर दिए हुए, ताकि पानी अगर आता भी है तो यहाँ से बाहर निकल जाए और पानी का प्रेशर पीछे बिल्डअप ना हो, वरना ये दीवार को भी तोड़ सकता है। ये देखिए, ये चेक डैम्स है। ये चेक डैम्स कई जगह बनाए जाते हैं। आप चाहे तो डंप के स्लोप के ऊपर भी कहीं आपको लगता है तो चेक डैम बना सकते हैं,
ताकि मिट्टी अरेस्ट हो जाए। वैलीज में ये चेक डैम बनाए जाते हैं ताकि नीचे मटेरियल ना खसक के जाए। इनमें भी कुछ पोर होते हैं या समझ लीजिए वीप होल्स होते हैं ताकि पानी का प्रेशर इम्पाउंड ना हो। तो चेक डैम एक बहुत ही कॉमन फीचर माइंस के अंदर होता है। ये एक गार्लैंड ड्रेन है। गार्लैंड यानी माला होता है। और ये आप देखिए कि माइन का जो अपस्ट्रीम साइड होता है, जिस तरफ से का ग्राउंड एलिवेटेड है, उधर एक ऐसा ड्रेन बनाते हैं ताकि उधर से आने वाला पानी जो है वो माइन में न घुसे और बाहर के बाहर डाइवर्ट हो करके मेन स्ट्रीम वाटर जो है उसके अंदर मिल जाए। उसी प्रकार माइन के डंप के जो डाउनस्ट्रीम साइड है या माइन का डाउनस्ट्रीम साइड है, जहां पर भी पानी माइंस से निकल के जाने की संभावना है, उधर भी एक गार्लैंड ड्रेन बनाई जाती है। और वो इसलिए बनाई जाती है ताकि पानी सिस्टम में जाने के पहले उस ड्रेन से गुजरे और फिर उसी ड्रेन के आगे सिल्टेशन टैंक्स बनाए जाते हैं ताकि उसमें जो सिल्ट है, उसमें जो गाद है, वो जमा हो जाए। ये देखिए, ये रिटेनिंग वॉल की एक तस्वीर दिखाई गई है और इसके बाद में ये गार्लैंड ड्रेन, दोनों चीजें मजबूत दिखाई गई है। और इस तरफ यहाँ पर जरूर डंप है और आप देख सकते हैं कि डंप बहुत अफॉरेस्टेटेड भी है। तो ये ऐसी स्थितियां बनाई जाती है खदानों में। तो यहाँ पर यही लिखा है कि फिजिकल कंटेमिनेंट्स यानी जो फिजिकल उसके अंदर पॉल्यूशन हो सकता है, वो इसको तो आप सेडिमेंटेशन से ट्रीट कर सकते हैं। जो भी उसके अंदर धूल मिट्टी मिल रही है उसको इट इज अलाउड टू सेटल डाउन और उसको आप डाउनस्ट्रीम में उसको निकाल सकते हो। अगर उसके अंदर केमिकल्स है, कोई केमिकल दिक्कत है उसके अंदर, तो उसके लिए एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है, ETP, और वहां पर केमिकल रिएजेंट डाल करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सुखिंदा एरिया है, क्रोमाइट माइंस है वहां पर, और एक धमसल नाला है, उसके दोनों तरफ पहाड़ियों में ये सुखिंदा माइंस, बहुत सारी 20-25 माइंस है क्रोमाइट की। मोस्ट ऑफ द माइंस आर ओपन कास्ट, कुछ अंडरग्राउंड खदानें भी वहां पर है। अब वहां से जो निकलने वाला पानी है उसके अंदर हेक्सावैलेंट क्रोमियम होता है और दिस हेक्सावैलेंट क्रोमियम इज कार्सिनोजेनिक। ये बहुत पॉइजनस है। तो वहां अभी ये करते हैं कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, जो वो पानी निकलता है, पिट का जो वाटर निकलता है, उसको एक ड्रेन से गुजारा जाता है और उसमें टैंक्स बने हुए, सेटल टैंक जैसे, और वहां पर मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द एफ्लुएंट वाटर। तो उस पानी के अंदर उस सॉल्यूशन की एक्शन की वजह से, केमिकल एक्शन की वजह से, हेक्सावैलेंट क्रोमियम जो बहुत खतरनाक है वो ट्राइवैलेंट क्रोमियम में तब्दील हो जाता है, ताकि वो ज्यादा खतरनाक या ज्यादा नुकसान उसका है नहीं। इस सिलसिले में मैं बता दूं कि मैंने खुद में इसमें एक SNT प्रोजेक्ट किया था 2 साल का, और उसमें देखना था कि क्या पैडी फील्ड में से क्या जो खेती होती है धान की, उसमें से अगर इस पानी को गुजारा जाए तो क्या इसके अंदर एटीन्यूएशन ऑफ हेक्सावैलेंट क्रोमियम होता है। तो हमने 2 साल का ये प्रोजेक्ट किया, जमीन के ऊपर खेती बाकायदा की और उसमें से पानी को गुजारा गया, काफी स्टडी की गई। उत्कल यूनिवर्सिटी के लोग भी इसके अंदर शामिल थे, डॉक्टर्स वहाँ के बॉटनी डिपार्टमेंट के, और ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। और ये देखा गया कि यस, इट इज वेरी यूजफुल, और इसको अगर ऐसा किया जाए तो इसमें केमिकल मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आखिर केमिकल ये एक हानिकारक ही द्रव्य है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इतना बड़ा वहां पर फील्ड नहीं है और ये भी संभव नहीं है कि कोई अपनी फील्ड में से इसको गुजारने दे। हालांकि उसके अंदर जब हमने पानी को गुजारा तो उसके जो सीड्स है, यानी जहां धान निकलती है, उस तक किसी किस्म का क्रोमियम का माइग्रेशन नहीं होता है। सो इट इज सेफ ऑल्सो, बट स्टिल वहां चूंकि जगह की कंस्ट्रेंट है तो वो चीज वहां हो नहीं सकती। ये मैं शॉर्ट में इसका इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम रिसाइकल करें पानी को और रीयूज करें, ताकि पानी सिस्टम से बाहर कम से कम जाए। जो भी पानी निकल रहा है उसको हम डस्ट सेपरेशन वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्कशॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार खदानों से जो खदानों में वर्कशॉप्स होते हैं वहां पर कई मशीनों की धुलाई होती है और उसके अंदर से ग्रीस और ऑयल पानी के साथ बह के बाहर निकलता है। पहले इसे वैसे ही जाने दिया जाता था। आजकल जब से थोड़ी जागरूकता एनवायरनमेंट के प्रति बढ़ी है तो यहाँ पर उसकी बाकायदा ट्रीटमेंट की जाती है।
वो जो पानी वर्कशॉप से निकलता है उसको ऐसे ही सेटलिंग टैंक्स में उसको रोका जाता है, उसे थामा जाता है, और जो ऑयल उसके ऊपर जम जाता है, उसके ऊपर जो ऑयल आ जाता है, जो घुला हुआ पानी के अंदर मिलके आया हुआ ऑयल, उसको कुछ देर रोका जाता है, और उस ऑयल को जब ये पूरी तरह से ऊपर आ जाता है तो उसको स्किम ऑफ करके या उसको ऊपर ही ऊपर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे सभी खदानों में जो वर्कशॉप्स है वहां पर ये ऐसे प्लांट्स इन्होंने, ऑयल स्कीमर्स बोलते हैं इसको, और इससे बहुत फायदा है क्योंकि ऑयल और ग्रीस ये पोटेंशियल थ्रेट है वाटर पॉल्यूशन के। यहाँ पर भी देखिए ये अलग अलग डिजाइन इन्होंने की है, ये भी एक ऑयल स्कीमर है ताकि पानी को ऊपर ही ऊपर वो खींच लेता है एक पंप टाइप अरेंजमेंट से। तो ऐसी बहुत सी अलग अलग नॉवेल्टी व्यवस्थाएं खदान वालों ने की है। एसिड माइन ड्रेनेज ये एक बहुत खतरनाक फिनोमिना है। बहुत सी जो सल्फाइड की माइंस है, फॉर एग्जांपल जितनी बेस मेटल है जिसके अंदर सल्फाइड मिनरल होता है, वो सल्फाइड का मिनरल चाहे टेलिंग से, चाहे ओर से, चाहे वेस्ट से, जब भी ये मिनरल वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन वगैरह की वजह से या वैसे भी एयर और वाटर के कांटेक्ट से इसके अंदर एसिड पैदा होता है। और जो ये एसिड पैदा होता है तो वो एसिड की तासीर कुछ ऐसी होती है कि इसके अंदर टॉक्सिक और हेवी एलिमेंट्स को वो डिसॉल्व कर लेता है, और ये जो घोल या लीचेट जो बनता है ये सरफेस वाटर को या ग्राउंड वाटर को दोनों को भी तबाह कर देता है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज एसिड माइन ड्रेनेज। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, और इसका यही सॉल्यूशन है, ऑक्सीडेशन इसका ना हो ऐसी कोशिश करें। चाहे तो हम ऐसे वेस्ट को पानी के अंदर डुबा के रखें ताकि एयर का कांटेक्ट ना हो, जो कि संभव अक्सर नहीं होता है, या फिर कई बार इसको इम्परवियस लेयर के ऊपर पीवीसी की लेयर बना दे या क्ले की लेयर बना दे जगह पे, और उसके ऊपर हम वेस्ट डंप करें, या इसको क्ले से इन्वेलप करते जाए। ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे कुछ इम्परवियस फिल्म के अंदर इसको एनवेलप किया जाए ताकि ये बाहर नहीं निकल के जाए इसके अंदर एसिड बन के। अब हम कुछ टेलिंग डैम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। डैम से तात्पर्य है एक बंड, या जैसे हम दूसरे जगह पर भी डैम करते हैं, नदी को डैम करते हैं, रोकते हैं किसी चीज को, तो वैसा एक अर्थ फिल एम्बैंकमेंट टर्म बंड या डैम होता है। ये डैम कोई भी स्लोप अगर है या वैली पोर्शन है उसके नीचे साइड में लगाया जाता है, डाउनस्ट्रीम साइड में बनाया जाता है, और दूसरी साइड में दूसरे 2-3 साइड जो बचते हैं उस तरफ हाई ग्राउंड होता है, एलिवेशन ज्यादा होता है, और उनके बीच में जो जगह पैदा होती है उसके अंदर टेलिंग्स को जमा किया जाता है। जहां पर भी सल्फाइड मिनरल्स होते हैं, जहां पर भी बेनिफिशिएशन प्लांट होते हैं, और दूसरे भी जगह पर अगर वैसा नहीं भी रहा तो भी जो टेलिंग्स निकलता है किसी भी मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट से, जो किसी काम का नहीं होता है वैसे, लेकिन कई बार इसके अंदर कुछ टॉक्सिसिटी होती है, तो उसे एक जगह इंपाउंड करके उसे एक जगह भर के रखा जाता है। ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, स्लरी हो सकता है, जनरली ये स्लरी फॉर्म में होता है, और इसमें कई बार टॉक्सिक मटेरियल होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल भी होता है। पर्टिकुलरली अगर जो बेस मेटल की माइंस है कॉपर, लेड, जिंक की, तो वहां से निकलने वाली जो स्लरी फॉर्म में टेलिंग्स होते हैं वो उसके अंदर थोड़े केमिकल्स होने की वजह से वो इतना एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, नुकसान करने वाला होता है। तो ऐसे एक बंड बना के, ऐसा तालाब बना करके वहां पर इसे इंपाउंड किया जाता है, वहां पर इसे रोका जाता है। अगर इसकी हाइट हमको बढ़ाना हो, जैसे जैसे टेलिंग की मात्रा बढ़ती है तो हम उसकी हाइट बढ़ाते जाते हैं। इसके बाद में जो तस्वीरें है उससे आपको समझ में आ जाएगा। जो भी पानी है टेलिंग के अंदर का, वो हम थिकनर में एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ पानी उसमें छोड़ दिया जाता है ताकि स्लरी बना करके हम टेलिंग डैम तक उसको पंपिंग करके पहुंचा सके। उसी प्रकार टेलिंग डैम जहां होता है वहां पर भी डिकेंटेशन करके पानी को ऊपर ही ऊपर निकाल दिया जाता है ताकि जो मेकअप वाटर है प्लांट का वो ज्यादा ना हो जाए। मेकअप वाटर से तात्पर्य यह है कि 24 घंटे के अंदर कितने पानी की, एक्स्ट्रा पानी की रिक्वायरमेंट है, ताकि जो भी पानी एवापोरेट हो सिर्फ उतना ही पानी हम लोग सिस्टम के अंदर ले और पानी को वेस्ट कम से कम करें। स्टेप्स लेनी होती है
इस डैम के स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि देखिए डैम के ऊपर के साइड में पूरा टेलिंग को रखा हुआ होता है। ये टेलिंग कोई बिल्कुल सॉलिड नहीं हो पाता है और ये थोड़ा गीलापन भी इसके अंदर होता है, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है उस डैम की दीवार के ऊपर। तो इसकी स्टेबिलिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में पीरियोडिक इसकी डिसेल्टिंग होनी चाहिए, सरप्लस वाटर का ओवरफ्लो का अरेंजमेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इसकी होनी चाहिए। सीपेज वगैरह जो लॉसेस हो रहे हैं वो एनवायरनमेंट में अगर जा रहे हैं तो उसके खिलाफ भी हमको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लेना जरूरी होता है। डिजाइन टेलिंग डैम की जो होती है उसको बहुत ही स्ट्रक्चरल स्टडी उसकी की जाती है, ताकि जो स्पिलवे है, एम्बैंकमेंट्स है, जो वेयर्स है और जो इम्परवियस कैपिंग मटेरियल अगर डाल रहे हैं आप वहां पर पहले, तो उनकी डायनामिक और स्टैटिक स्ट्रेसेस क्या होने जा रहे हैं उसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी होती है। जो भी डाउनस्ट्रीम साइड में पॉपुलेशन है उसको अगर कोई थ्रेट या कोई धोखा नजर आता है तो सफिशिएंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको लेकर के चलना पड़ेगा और स्ट्रांग से स्ट्रांग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा डैम का। डिटेल डिजाइन करनी चाहिए हमको इसकी, ताकि सीपेज लॉसेस अगर हो रहे हैं रिसीविंग एनवायरनमेंट में तो उसको भी हमको मेंटेन करना आना चाहिए। कई बार जो ग्राउंड होता है कोशिश ये होनी चाहिए कि इम्परवियस ग्राउंड हो, जिसके ऊपर हम टेलिंग जमा कर रहे हैं उसमें से पानी अंदर नीचे रिसे नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो कई बार क्ले की एक लेयर या जो मिट्टी टाइप की होती है, क्ले होती है, इम्परवियस होती है, इसके एक फिल्म ग्राउंड के ऊपर ले कर देते हैं, उसके ऊपर फिर टेलिंग जमाते हैं, टेलिंग उसके ऊपर इंपाउंड करते हैं, ताकि वो पानी रिस्क करके परकोलेट होकर के नीचे नहीं जाए और ग्राउंड वाटर को बर्बाद न करे। डिसिल्टिंग की पीरियोडिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए ताकि ऊपर का पानी जो है उसको हम डिकेंटेशन करके निकाल सके। पार्टिकल साइज, फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टेलिंग की, उनका साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, मिनरोलॉजी क्या है और उसका पोटेंशियल थ्रेट क्या है, कोई एसिड एफ्लुएंट्स निकलने की संभावना है क्या, इन सब की स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। जो एरिया उसका मैच्योर हो जाता है साथ साथ उसको एवापोरेट करने होने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर सॉइल या क्ले या वेस्ट रॉक डाल के, क्ले और सॉइल डाल करके उसके ऊपर उसका अफॉरेस्टेशन करना चाहिए और ताकि उसकी एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी इंश्योर हो सके। अगर इसके अंदर एसिड की रहने की संभावना है तो ऐसे इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको हम सबमर्ज्ड कंडीशन में रखें ताकि रन ऑफ वहां से नहीं हो। दूसरी बात यह है कि अगर विंड इरोजन होने की संभावना है, जो उसके ऊपर की जो ऊपर की परत है वहां से सूखी हुई जो एरिया है टेलिंग डैम का ऊपर का ग्राउंड, उसमें अगर विंड इरोजन हो सकता है, उसके ऊपर से बह के उसकी सीट बाहर निकल सकती है, तो फिर उसके ऊपर कई बार रॉक की लेयर, रॉक की क्लैडिंग उसके ऊपर लगा दी जाती है ताकि हवा उस मिट्टी को ऊपर उठा करके नहीं ले जाए। और एसिड जनरेटिंग मटेरियल अगर है तो क्ले की कैपिंग उसके ऊपर दे देनी चाहिए, ये भी एक जरिया है। पोर वाटर प्रेशर मेजर करते रहना चाहिए ताकि कितना वाटर का प्रेशर आ रहा है, सीपेज हो रहा है, डिफॉर्मेशन ऑफ डैम हो रहा है, तो उसकी भी स्ट्रक्चरल स्टडी होती रहनी चाहिए, उसकी पीरियोडिकल चेकिंग होती रहनी चाहिए। उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन करके हमें देखना पड़ता है कि डैम बिल्कुल मजबूत स्थिति में है या नहीं है, वरना अगर वो ब्रेकडाउन हो जाता है तो नीचे जो डाउनस्ट्रीम रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और इम्परवियस ग्राउंड के ऊपर इसे बनाना चाहिए जहां तक हो सके। मैच्योर्ड पोर्शन जो भी है इस टेलिंग डैम का, उसके ऊपर हमको टॉप सॉइल को स्प्रेड करके प्लांटेशन करना चाहिए। और इससे ये होगा कि जो डस्ट है वहां से जो इतनी ठीक नहीं होती है एनवायरनमेंट की दृष्टि से, उसको आपको एयरबॉर्न होने से रोकना है, उसे हवा में उठने से रोकना है। तो उसके लिए वहां पर अगर प्लांटेशन हम करते हैं, ग्रेजिंग ग्रास लगा देते हैं, तो ये भी एक व्यवस्था उसके अंदर की जा सकती है और ऐसा करते हैं। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें दिखाई गई है।
अब इसमें आप देख सकते हैं कि पानी इस वैली में से बह के, ये वैली दिखाई जा रही, बह के ऐसा जाता होगा पहले। अब यहाँ पर हमने डैम कर दिया, एक दीवार खड़ी कर दी बहुत ऊंची, तो पानी और जो टेलिंग्स है वो यहाँ पर इम्पाउंड करेंगे और फिर इस पानी को ऊपर ऊपर डिकैंड कर दिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। ऐसे बहुत से 2-3 डैम डाउनस्ट्रीम में भी बनाए जा सकते हैं और सब जगह पर इस टेलिंग्स को जमा किया जा सकता है। ये टेलिंग पानी के साथ ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसलिए स्लरी के रूप में रहता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये टेलिंग पॉन्ड बन गया है और ये एक डैम है, ये टेलिंग डैम है। यहाँ इस पानी को इन्होंने एक दीवार बना करके, जो जनरली मिट्टी पत्थरों की ही बनाई जाती है, और इसके अंदर पानी को रोक दिया है और यहाँ पर टेल्स जमा किए जाते हैं, टेलिंग्स जमा की जाती है। ये देखिए, इसमें ये अपस्ट्रीम साइड है डैम का। यहाँ पर अगर जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई ऊंची ग्राउंड नहीं है, तो फिर इस प्रकार से एक आपने एक डैम जैसा, बंड जैसा बनाया, फिर ये लेवल आ गई तो ये दूसरा बनाया, तीसरा बनाया। ये अपस्ट्रीम साइड ऑफ द टेलिंग डैम है। लेकिन डाउनस्ट्रीम साइड में देखिए, ये पहले आपने ऐसा बना दिया बंड, फिर अगर टेलिंग की हाइट बढ़ती जा रही है तो फिर से आगे इसकी बंड की हाइट बढ़ा दी। इस प्रकार से ये सक्सेशन में आप हाइट इसको बढ़ा सकते हैं। और अभी और अगर टेलिंग आ रही है तो फिर ये 5वीं लेयर हम ऐसे ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से सिंपल जो बंडिंग की व्यवस्था होती है बाकी जगह पर पानी के लिए भी, वैसे ही इस टेलिंग डैम की होती है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर स्टेबल है, इसको एंश्योर करना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए, ये एक एक्चुअल टेलिंग डैम की तस्वीर दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए, ये पोर्शन गीला है तो ये पोर्शन सूखा हुआ है। इस प्रकार से इसकी बंडिंग की जाती है या डैमिंग किया जाता है इसको। यहाँ आप देखिए, ये कुछ 3 डायमेंशन में फोटो दिखाई गई है। यहाँ देखिए, ये पूरा टेलिंग्स को, फाइनल टेलिंग को इम्पाउंड कर दिया गया है और ये कुछ फिल्टर डैम्स और ये सारे डैम यहाँ लगाए गए हैं और इस तरफ ये पूरा टेलिंग जो है उसको रोका गया है। ये देखिए, ये टेलिंग डैम था, इसको रिहेबिलिटेट किया गया है प्लांटेशन करके, ये पूरा एरिया। ऐसे एरिया में आप फिर चाहे बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ऐसा खेती नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन बहुत कुछ दूसरी एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्लेग्राउंड बन सकता है। जैसे ये देखिए, ये एक गोल्फ कोर्स में इसको तब्दील कर दिया गया है। ये भी एक किसी समय पे टेलिंग पॉन्ड हुआ करता था। हो सकता है इसके नीचे कोई जहरीली टेलिंग्स हो, लेकिन यहाँ पर इसने इसको ऊपर से सॉइल क्लैडिंग करके और अफोरेस्टेशन करके बहुत सुंदर गोल्फ कोर्स बना दिया। यही सारे रिहेबिलिटेशन के तरीके हैं टेलिंग डैम के एरिया के। ये प्रायर टू रिक्लेमेशन ये तस्वीर है, आफ्टर रिक्लेमेशन रिहेबिलिटेशन ये प्रकार की तस्वीर देखिए। ग्रीनरी कुछ बढ़ रही है यहाँ पर। यहाँ देखिए, ये जो डैम का जो स्लोप था, इसको इन्होंने टर्फिंग कर दी, ग्रास लगा दिए इसके ऊपर। हो सकता है जियो टेक्सटाइल किया हो। किसी भी ढंग से इसके इरोजन को हमको रोकना है और ये डैम अपनी जगह पर कायम रहे, ये व्यवस्था हमें देखनी है। ये भी टेलिंग डैम ही है और इसके ऊपर ये कुछ ट्रीटमेंट करके वेजिटेशन लगाया गया है। ये टर्फिंग की गई है, डस्ट को ब्लॉक कर दिया टेलिंग डैम के अंदर। तो ये भी देखिए, पिचिंग वगैरह टाइप की नीचे करके ये डैम लगा, ताकि ये पानी इसमें से बहे नहीं और आए तो इसी के अंदर पानी समा जाए और नीचे कोई वॉश ऑफ वाटर नहीं आए। तो यहाँ मैं इस लेक्चर नंबर 73 को समाप्त कर रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये 74 में हम फिर मिलेंगे। रिक्लेमेशन रिहेबिलिटेशन का ही लेक्चर जारी रहेगा अगले इसमें भी। धन्यवाद।